नमस्कार मित्रों, मैं मनीष कुमार एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष आपके अपने चैनल पर उपस्थित हूँ। आज हम लोग बातचीत करेंगे बंगाल में जो फर्स्ट हाफ ऑफ 18वीं सेंचुरी अर्थात पूर्वार्ध में जो आर्थिक विकास हुआ उसके ऊपर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि उसके पीछे क्या कारण थे, क्योंकि बंगाल ही एकमात्र सूबा 18वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में था जो कि आर्थिक प्रगति तेज़ी से कर रहा था। भारत के अन्य सूबे थे उनमें आर्थिक प्रगति जो है अवरुद्ध था। तो कारण क्या था, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। परंतु वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जो है प्रेस करिए। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि आप अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए हम लोग वीडियो को अब शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बंगाल में 18वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में अर्थात पूर्वार्ध में 1750 तक जो है आर्थिक प्रगति बहुत तेज़ी से हुआ और इसे औरंगजेब ने बंगाल को जो है इस कारण से औरंगजेब ने बंगाल को आर्थिक दृष्टि से भारत का स्वर्ग बताया था। अब हम लोग जानते हैं कि बंगाल की आर्थिक प्रगति के लिए क्या कारण थे। तो पहला तो यह था कि जो गवर्नर 1701 से 1756 के बीच बंगाल के थे वे लोग काफ़ी कार्यकुशल थे। उसमें सबसे पहला नाम जो है मुर्शीद कुली खां का आता है। मुर्शीद कुली खां का आता है। उसके बाद सुजाउद्दीन खां का आता है, सुजा खां। उसके बाद अलीवर्दी खां का आता है। इन तीनों के कार्यकाल में बंगाल ने आर्थिक प्रगति बहुत तेज़ी से की और इसका परिणाम यह हुआ कि यह आर्थिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न हुआ बंगाल, जबकि अन्य सूबा जो हैं जो मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत थे उनमें इस तरह का विकास जो है आर्थिक विकास नहीं देखा गया। औरंगजेब ने तभी इसे जो है बंगाल को जो है आर्थिक दृष्टि से भारत का स्वर्ग बताया था। और दूसरा कारण जो था यहाँ पर वो बंगाल में अपेक्षाकृत शांति और व्यवस्था थी। उत्तर भारत में इस समय भाइयों के बीच राज परिवार में संघर्ष चल रहा था, मराठों का आक्रमण हो रहा था, जाट विद्रोह कर रहे थे तथा अगर हम विदेशी आक्रमण की बात करें तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह और अब्दाली ने भारत में आक्रमण किया था, जिससे कि उत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो काफ़ी अराजक हो गई थी। पूरा अव्यवस्था का माहौल था। इस हालात में आर्थिक प्रगति का होना असंभव था। दूसरी ओर बंगाल जो है पूरी तरह से सुरक्षित था। केवल एक अपवाद इसमें था, जब मराठों ने आक्रमण किया था 1740 के दशक में, तब
बंगाल को उड़ीसा मराठों को सुपुर्द करना पड़ गया था। तीसरा जो कारण था वो ये था कि बंगाल के शासकों ने कुछ ऐसे प्रशासकीय निर्णय लिए थे जिसकी वजह से वहाँ एक आर्थिक प्रगति के लिए जो एक मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है, व्यवस्था की ज़रूरत होती है, वह वहाँ पर विकसित हो चुकी थी। वहाँ उस समय बंगाल में आय के दो साधन थे, लैंड टैक्स भूकर, लैंड टैक्स और ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स ये थे। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी बंगाल के गवर्नरों ने कुछ परिवर्तन किया। सबसे पहले तो जागीर प्रथा जो थी बंगाल में उसको समाप्त कर दिया गया और इसके परिणाम स्वरूप जो ज़मीन प्राप्त हुई उसे खालिसा लैंड में परिवर्तित कर दिया गया। खालिसा लैंड जो है प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधीन हुआ करता था। जो भी इसके बाद जो भी जागीर दिए गए वे सभी जागीर जो हैं उड़ीसा में दिए गए। दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वह था जब्ती सिस्टम को भी बंगाल से समाप्त कर दिया गया, क्योंकि बंगाल की मिट्टी और जलवायु इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। जब्ती जो सिस्टम था उसमें खेती योग्य भूमि का माप किया जाता था और उसी आधार पर जो है भूमि कर का निर्धारण किया जाता था और फिर उसे कैश में परिवर्तित करके लिया जाता था। कैश या काइन दोनों में से किसी भी मोड में परिवर्तित करके लिया जाता था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि बंगाल के गवर्नर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जब्ती सिस्टम जो है बंगाल के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बंगाल की मिट्टी उस तरह की नहीं है और जलवायु भी इसके पक्ष में नहीं है। फिर बंगाल के किसान बहुत ही छोटे होते थे, छोटे छोटे किसान हुआ करते थे और वे जो है बहुत ही छोटे छोटे गांवों में रहा करते थे जो कि दुर्गम नदियों से घिरा हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में लंबे समय तक किसानों के लिए जो लैंड रिकॉर्ड है या भूमि संबंधित जो दस्तावेज है उसे रख पाना संभव नहीं था। तो जब्ती सिस्टम को समाप्त करके बंगाल के गवर्नरों ने अब लैंड रेवेन्यू जो है भू राजस्व का जिम्मा जो है जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसे देना प्रारंभ किया। इस नीति का परिणाम राज्य के लिए तो अच्छा हुआ, क्योंकि राज्य में खजाना बढ़ने लगा, लेकिन आम किसान के लिए तथा जमींदार के लिए इस व्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वे उनकी स्थिति दयनीय हो गई। 1756 में जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई थी उस समय जो है 1,86,00,000 जो है भू राजस्व कलेक्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक तथ्य को जानना आवश्यक है, वह यह है कि जो भी अनुमानित भू राजस्व था उसका जो है 50% से भी कम जो है टैक्स वसूला जा रहा था। फिर भी प्रति वर्ष जो है बंगाल की आय कृषि से लगातार बढ़ रही थी। इसी प्रकार जब हम देखें इसी प्रकार कस्टम ड्यूटी से भी बंगाल को काफ़ी अच्छा आय हो रहा था। बंगाल में विदेशी व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी थी। बंगाल से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करीब 60% अपने प्रोडक्ट को या उत्पाद को निर्यात कर रही थी।
नतीजा क्या हुआ कि कस्टम ड्यूटी से बंगाल की आय में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही थी। केवल ढाका से एशियाई देशों को करीब 30 लाख के कपड़े निर्यात किए जा रहे थे। मुर्शिदाबाद के कस्टम कार्यालय से ने करीब 70 लाख के रेशम निर्यात के पंजीयन का रिकॉर्ड हमें मिलता है। उसी प्रकार 50,000 मन शक्कर जो है फारस की खाड़ी के देशों तथा भारत के अन्य प्रांतों में बंगाल से निर्यात किया जा रहा था। उसी प्रकार जूट का भी निर्यात बंगाल से अच्छी मात्रा में हो रहा था। इन सबसे बंगाल को जो कस्टम ड्यूटी जो है बहुत अच्छे से प्राप्त हो रही थी। बंगाल को अपने निर्यात के बदले करीब 6.5 करोड़ का बुलियन तथा 2.3 करोड़ का अन्य सामान जो है निर्यात के बदले बंगाल को प्राप्त हुआ था इस दौरान। इसके अतिरिक्त व्यापार और उद्योग के विकास के कारण बैंकिंग का भी विकास बंगाल में देखने को मिला और इसका बहुत बड़ा प्रमाण था जगत सेठ का उदय होना। जगत सेठ जो है सरकार की ओर से करीब 1 करोड़ तक का बिल ऑफ एक्सचेंज जारी करने की उनकी क्षमता थी। मुर्शीद कुली खां बंगाल से जो वार्षिक राजस्व दिल्ली भेजा करता था वह इन्हीं के माध्यम से भेजा करता था और अंत में बंगाल ने फिजूल खर्ची के ऊपर भी लगाम लगाई। जो जहाँ खर्चों की कटौती की जा सकती थी वहाँ खर्चे की कटौती की गई। लेकिन यहाँ पर यह बात बताना आवश्यक है कि जो उन्होंने सेना के खर्चों में कटौती की वह बड़ा ही दूरदर्शी निर्णय था, क्योंकि इसका खामियाजा हम आगे देखेंगे कि बंगाल के नवाबों को भुगतना पड़ा था। बहरहाल जो बंगाल की जो आर्थिक स्थिति थी वह काफ़ी अच्छी थी। फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में था या 18th सेंचुरी के पूर्वार्ध में। इसके कई कारण थे। पहला तो है कार्यकुशल गवर्नर थे, शांति व्यवस्था व्याप्त थी बंगाल में। वहाँ पर जो मैकेनिज़्म है वह वहाँ पर स्थित था। जागीर और जब्ती सिस्टम को समाप्त करके नए सिस्टम को भू राजस्व को के लिए लाया गया। कस्टम ड्यूटी से बंगाल में काफ़ी बढ़िया आय हो रही थी। बैंकिंग प्रथा का विकास हो रहा था और साथ ही साथ फिजूल खर्ची जो है उसमें कटौती करके बंगाल जो है आर्थिक रूप से समृद्ध सूबा बना था मुगल साम्राज्य में 18th सेंचुरी के पूर्वार्ध में। बंगाल इस प्रकार से इट वॉज द ओनली माइन ऑफ सिल्वर लेफ्ट इन द मुगल एम्पायर, ओनली माइन ऑफ सिल्वर इन द मुगल एम्पायर। जब सभी प्रांत आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे थे और औरंगजेब को अपने दक्कन के अभियान के लिए संसाधन और रुपए की ज़रूरत थी, तो बंगाल ही उसे यह संसाधन और रुपए मुहैया करा रहा था।
प्रत्येक वर्ष उसे बंगाल से 1 करोड़ रुपए मिलता था, जिसके कारण औरंगजेब ने बंगाल के गवर्नर को प्रशासन करने का फ्री हैंड दिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल जो है आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध था फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में, लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों का बंगाल के ऊपर राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण हुआ 1757-85 की लड़ाई के बाद या उसके पहले से ही, तब से बंगाल की जो है आर्थिक स्थिति दयनीय होती चली गई। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।